आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्त। देखो, व्लादिमीर पुतिन आए, चले गए, 2 दिन के लिए आए, बड़ा भव्य स्वागत हुआ, काफ़ी बढ़िया रिलैक्स्ड आदमी लगते हैं। और हर साल, ये पिछले 20 सालों से हर साल जो है, रशिया और इंडिया के जो लीडर्स हैं वो एक दूसरे के देश जाते रहते हैं। 3 साल बाद, 4 साल बाद इनफैक्ट पुतिन आए और पुतिन ने बहुत कुछ कहा, बहुत सारे एग्रीमेंट साइन हुए, 5 मेन एग्रीमेंट, मुख्य एग्रीमेंट, जिसमें न्यूक्लियर समझौता भी था एक तरीके से, फिर डिफेंस एग्रीमेंट था, फिर लेबर एग्रीमेंट था, फिर एग्रीकल्चर पे बात हुई, और उसके बाद फिर हम आते रहेंगे, आपसे मिलते रहेंगे, एक दूसरे की इकोनॉमी को आगे बढ़ाते रहेंगे, एनर्जी सेक्टर की बात करें। फिर उसके बाद डिनर करके स्टेट डिनर भी होस्ट किया, निकल गए। लेकिन अब देखिए, ज़ेलेंस्की आ रहे हैं, बात करेंगे इसकी। आखिरी के 3 दिन, 10 तारीख को यानी कि परसों, फाइनली हम इस बैच को क्लोज करेंगे दोस्तों। तो दुनिया का सबसे सस्ता प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोर्स है, 300 रुपये का। आप आइए, अवेल करिए कोर्स को, और आपको इतना फ़ायदा होगा, मज़ा आ जाएगी। एआई को आप कंट्रोल करना सीख जाएंगे। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स पे लिंक है, और एक हमारा एक ट्रैवलिंग चैनल है छोटा सा, तो वो हमने बनाया है, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। तो भाई, जो ज़ेलेंस्की हैं वो भारत आने वाले हैं। यूक्रेन और भारत का जो रिश्ता है, अगर आप जियोपॉलिटिकली देखें तो बहुत अच्छा नहीं है, ठीक ठाक है। यूक्रेन भारत को ज़्यादातर मुद्दों पे सपोर्ट नहीं करता है, ना ही भारत से बहुत अच्छा उसका बिहेवियर है। इनफैक्ट अभी मैं एक व्लॉग देख रहा था, तो वहाँ पे भी सिर्फ इंडियन टूरिस्ट थे जिनके साथ थोड़ा सा बिहेवियर गलत था, गड़बड़ था। अब क्या है कि यूक्रेन, वैसे तो बहुत सारे इंडियन जो है वो यूक्रेन में पढ़ते हैं, डॉक्टरी पढ़ते हैं। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। यूरोप ने भी भैया चिट्ठी खिसका दी है कि मोदी जी बात कर लीजिएगा, पुतिन आएंगे, आपके बढ़िया दोस्त हैं। लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा है, रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि मेरे भाई ज़ेलेंस्की जो है वो मोदी जी से मिलेंगे, और आपको ज़्यादा वेट नहीं करना है, अगले महीने जनवरी में ज़ेलेंस्की भारत आएंगे। और ये ऐतिहासिक पता है क्यों है? क्योंकि अभी तक खाली 3 बार यूक्रेन के प्रेसिडेंट भारत आए हैं। यूक्रेन 1991 में तो आज़ाद हुआ, मतलब आज़ाद क्या, अलग हुआ सोवियत से। 1992 में जैसे ही सोवियत से अलग हुआ, 1 साल बाद उनके प्रेसिडेंट आए। क्यों आए? क्योंकि उस समय उनको सपोर्ट की जरूरत थी, और भारत को यह नहीं पता था यूक्रेन किस तरफ जाएगा। भारत को लगा था कि यूक्रेन हमारा नेचुरल एलाय होगा, क्योंकि वो सोवियत के साथ था। लेकिन हुआ नहीं, जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, क्योंकि वो गया यूरोप की तरफ, वेस्ट की तरफ। ठीक है, जो कि भाई 1998 में जो कारगिल युद्ध हुआ, जो प्रॉब्लम्स हुई, यूक्रेन ने खुला अमेरिका को सपोर्ट किया। जो भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किया, खंडन किया, कश्मीर इशू पर भारत के खिलाफ रहा। फिर ये आए 2002 में, 10 साल बाद, हर 10-10 साल में आते ही है। और फिर आए 2012 में, उसके बाद नहीं आए। अब 14 साल बाद यूक्रेन के प्रेसिडेंट जो है वो भारत में आएंगे, और ज़ेलेंस्की आएंगे। अच्छा, टाइमिंग क्यों इतनी जरूरी है? पिछली बार आपको याद होगा, अभी तक वैसे बता दूं कि ज़ेलेंस्की से 4 बार मिल चुके हैं। ठीक है, 8 बार इन्होंने फोन पे बात की है। लास्ट टाइम पीएम मोदी जब ज़ेलेंस्की से मिले थे तो तियानजिन समिट में मिले थे, एससीओ में। ठीक है, एससीओ जो समिट हुई थी वहां पे। उसके बाद आपको याद होगा, जब पिछले साल पहले पुतिन से मिले थे। ये भारत की स्ट्रैटेजी रही है कि पहले भाई अपने दोस्त से मिलो। फिर ये गए थे ज़ेलेंस्की के पास, फिर यूक्रेन भी गए थे जुलाई में। 2 हफ्ते के अंदर अंदर पहले गए पुतिन के पास, फिर गए ज़ेलेंस्की के पास। जाहिर सी बात है, जब पुतिन के पास जाते हैं तो पुतिन भी ज्यादा रिलैक्स्ड है इंडिया आने में। ठीक है, हमारी जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है ना, ये पूरी मैपिंग करती है। कोई भी अगर लीडर आएगा ना, वो उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखती है कि भाई वो कितना ज्यादा, मतलब हर एक चीज को ऑब्जर्व करती है कि शोल्डर कितनी बार उचका है, आंख कितनी बार ब्लिंक की, ठीक है, सब कुछ, की सलाइवा कितनी बार। जब आप बहुत नर्वस होते हैं तो सलाइवा ऐसे होता है ना, ठीक है, आपका जॉ थोड़ा सा टाइट हो जाता है, वो सारी चीजें। तो पूरी मैपिंग में यही लगा कि बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड है पुतिन, और हमेशा से ही रहते हैं। भारत ने हमेशा से साथ दिया है। ठीक है, मैंने आपको बताया था, जब पूरा वेस्ट जो है वो इनका मजाक उड़ा रहा था सोवियत का, तो फिर भारत साथ में खड़ा था। लेकिन बात यह है दोस्तों कि आखिरकार ऐसा क्यों कर रहे हैं? वाई वी आर इन्वाइटिंग ज़ेलेंस्की? सो द आंसर लाइज इन आर फॉरेन पॉलिसी। जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है, दैट इज वी आर न्यूट्रल, एंड यही पुतिन ने एंडोर्स किया। पुतिन एक्चुअली एंडोर्स्ड इट। ठीक है, जब वो इंडिया आए, सो ही सेड कि यार भारत जो है ना वो न्यूट्रल नहीं है, भारत इज ऑन द साइड ऑफ पीस। और ये हमने बार बार बोला है। देखिए, भारत की आर्मी बहुत ताकतवर है। जब आपको बता दूं कि जब अभी 3 साल पहले यूक्रेन में जब हमला हुआ, तो आपको पता है ना कि सबसे पहले
यूक्रेन ने भारत से मदद मांगी और उसने बोला चाणक्य को याद करिए, महाभारत को याद करिए, क्योंकि इंडिया की आर्मी इतनी ताकतवर है, इतनी दुनिया की सबसे ताकतवर आर्मी है। देखिए आप दिखावे पे मत जाइए, चाइना झूठ बोलता है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, झूठ कौन बोलता है? जिसके पास काबिलियत नहीं होती है। भारत कभी ये नहीं करता। तो इंडिया की आर्मी, एक तो हमारे पास वैसे भी सबसे ज्यादा, अगर हम बात करते हैं इन्फेंट्री या फिर सोल्जर्स, तो वो भी हमारे पास सबसे ज्यादा है, 30 से 35 लाख। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जो हम स्ट्रैटेजिकली हमने युद्ध जीते हैं और बहुत जल्दी जीते हैं, हमने अगेंस्ट ऑल और सारे युद्ध जीते हैं। तो यूक्रेन वांटेड कि इंडिया जो है वो हमारी साइड आए, और ये सारे देशों के साथ है। लेकिन भारत वही कहते हैं ना कि हनुमान जी है, कि वो अपनी ताकत नहीं दिखाता है। ये एथिक्स है हमारे में, है ना। मैं एक फॉर्मर ऑफिसर का इंटरव्यू सुन रहा था, तो वो ये बता रहे थे कि जब भी कोई स्पाई, कोई जासूस अगर दूसरे देश का डिफेक्ट करता है, डबल क्रॉस करता है, तो उसको मार दिया जाता है। पाकिस्तान में तो बहुत ही बुरा टॉर्चर किया जाता है और अमेरिका भी मार देता है, लेकिन भारत ऐसा नहीं करता। कर दिया कोई बात नहीं, अपनी जिंदगी गुजारो। तो ये एथिक्स है, और ये आज से नहीं, इंडस वैली सिविलाइजेशन से है। ठीक है, लेकिन अभी अगर आप देखो तो भारत हमेशा कहता है कि नहीं भैया, अमन चैन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम उसी की साइड है, वी आर ऑन द साइड ऑफ पीस। अब दोस्तों, पहली बात तो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो न्यूट्रल है। ठीक है, वो किसी का सपोर्ट नहीं करती है, क्योंकि भारत को पता है कि हम सबसे काम निकलवाते हैं। और भारत ऐसा कर क्यों पाता है? क्योंकि मैंने बताया कि भारत के पास पावर, बहुत जबरदस्त पावर है। भारत एक तो सबसे बड़ा मार्केट है, इसके 3-4 एंगल है। चलो हम एक एक एंगल की बात करते हैं कि क्यों पूरी दुनिया ये नहीं कहती है, बल्कि अमेरिका सबके ऊपर प्रेशर बनाता है, जापान तक के ऊपर, जापान अमेरिका साइड है। ऐसा क्यों? क्योंकि पहली बात, अमेरिका एक बहुत पावरफुल नेशन है। उसकी इकोनॉमिक पावर की बात करें तो इंडिया इज द बिगेस्ट मार्केट एंड इंडियन टैलेंट्स आर एवरीवेयर। वी आर ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, जो पूरी दुनिया में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। सेकेंड पॉइंट जो है, मिलिटरीली हम बहुत ज्यादा ताकतवर, जो मैंने आपको बताया। तो किसी की औकात ही नहीं कि हमको आंख भी दिखा दी, हम 2 फ्रंट या 3 फ्रंट वॉर कर सकते हैं। थर्ड, इंडिया इज अ वेरी वेरी स्टेबल कंट्री। फोर्थ, इंडिया इज डेमोक्रेसी। ये पॉलिटिकल एंगल एक तरीके से, ठीक है, कि इंडिया की पॉलिटिक्स है काफी ज्यादा स्टेबल है, अनस्टेबल नहीं है। याद रखिएगा, जैसे इजराइल की पॉलिटिक्स अनस्टेबल है। कैसे? क्योंकि वहां आज तक बहुमत नहीं आई। भारत में पार्टी को बहुमत मिलती है, मतलब पार्टी जो है वो अपना 5 साल पूरा करती है। ये सारे स्टेट में भी होता है और सेंटर में भी होता है। बहुत ही कम ऐसा होता है कि पार्टी पूरा नहीं कर पाती है, लेकिन ज्यादातर इंडिया में स्टेबिलिटी है। ठीक है ना, ये चीज है। और उसके बाद दोस्तों, भारत एक न्यूक्लियर पावर है, ये भी एक बहुत भारत के फेवर में जाता है। ठीक है, और भारत की नो फर्स्ट यूज है। ठीक है, कि हम पहले कभी आपके ऊपर हमला नहीं करेंगे। हिस्टोरिकली जो है वो भारत का कल्चर कमाल रहा है, धमाल रहा है। चाइना से हमने कॉम्पीट किया है। ठीक है, तो ये पूरी दुनिया को पता है, इसीलिए एवरीवन जो है ना वो कहता है कि नहीं इंडिया जो है, हम उसको कुछ नहीं बोलेंगे, आपको नॉन अलाइंड रहना, आप नॉन अलाइंड रहिए, आपको कोई प्रेशर नहीं बना रहा है। इसीलिए हम अमेरिका से भी बिजनेस कर रहे हैं। ट्रंप आए हैं वो अलग बात है, और इधर हम रशिया से भी बिजनेस कर रहे हैं। हम पूरी दुनिया से बिजनेस कर सकते हैं एक्सेप्ट पाकिस्तान, और हमको कोई नहीं रोकेगा, ये हमारी चॉइस है। ठीक है, एस जयशंकर कहते हैं टैरिफ आए हैं, बिल्कुल है, सब पे आए हैं, हम पे भी आए हैं टैरिफ, लेकिन अब ट्रेड डील इन वर्क्स। हालांकि अभी तक उसको फाइनलाइज हो जानी चाहिए थी, बट अभी तक हुई नहीं है। तो ये सारी चीजें, और यही बोला। अब देखिए, लास्ट जो मैंने बताया कि यहां पे बात हुई थी जेलेंस्की और पीएम मोदी। अच्छा, एक और चीज, अच्छा हम यूक्रेन क्यों आ रहा है, ये भी हमको बात समझने की जरूरत है। व्हाई यूक्रेन इज कमिंग टू इंडिया? द थिंग इज कि इस समय यूक्रेन इज ऑन दी लूजिंग साइड। ठीक है, सो यूक्रेन इज लूजिंग दी वॉर। आप बोलेंगे सर आज बड़ी अंग्रेजी पेल रहे हो पता नहीं यार, अंग्रेजी चैनल बनाऊं क्या? मैंने सोचा है कि मैं एक अलग से इंग्लिश चैनल बनाऊं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप बनाना चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में बता दीजिए। तो यूक्रेन जो है, यूक्रेन इस समय हार रहा है। यूक्रेन के पास एक ढिला जमीन नहीं है, कुछ नहीं है यूक्रेन के पास। ढोल नगाड़े पे जाके आया था, चलो युद्ध में युद्ध करते हैं, युद्ध करते हैं, ये भूल जाइए, युद्ध कुछ नहीं हुआ, टोटली गॉन। जो बचा कुचा था वो भी चला गया। और कर लो नेटो नेटो। अच्छा, अमेरिका क्या कर रहा है? अमेरिका नाच रहा है। अमेरिका कह रहे हैं हम कुछ नहीं देने वाले। अमेरिका ब्रिटेन ने मदद की, अब वो मदद पीछे हट रही है क्योंकि आपने कुछ हासिल नहीं किया। ऊपर अब यूरोप के ऊपर, भाई भारत आने से पहले पुतिन स्टेटमेंट देते हैं कि हम यूरोप पे हमला कर देंगे। व्हाट डज दैट मीन? फिनलैंड है, डेनमार्क है, इनके जेट्स, तो अब यूरोप पे खतरा मंडरा रहा है। यूक्रेन की मदद करने की वजह से पूरा यूरोप खतरे में आ गया। ये एवरीवन नोस। डोनाल्ड ट्रंप ने जो प्लान यूक्रेन के लिए बनाया वो वाहियात इसलिए था यूक्रेन के लिए क्योंकि उनको कुछ नहीं मिला। और आने से पहले
स्टीव विटकॉफ और डोनाल्ड ट्रंप के दामाद के साथ पुतिन ने 4 घंटे मीटिंग की। ठीक है, भारत एक बहुत बड़ा प्लेयर है, बार बार ये बोलता है अमेरिका और यूरोप कि आप पुतिन को बोलिए। इसीलिए यूक्रेन को पता है कि अब अमेरिका और यूरोप के सामने स्ट्रॉन्ग केस नहीं प्रेजेंट कर सकते, भारत को मनाने की कोशिश है। प्लस इंडिया एक बहुत बड़ा प्लेयर बन सकता है, क्योंकि इंडिया को पता है कि भाई ये वॉर जो है ना, ये प्रॉब्लम कर रहा है। अभी तक भारत रशिया के तेल को खरीद रहा है, एनर्जी को खरीद रहा है, अब दिक्कतें हैं कहीं ना कहीं। वैसे तो बताया जा रहा है कि यूक्रेन की तरफ से ही बोला गया है और भारत ने भी काफी ज्यादा इंटरेस्ट